की भाइयों बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये गुजरात की धरती है और गुजरात तो पूरे देश और दुनिया को नेतृत्व दे रहा है, इसलिए आवाज दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। પોતપોતાનું સ્થાન લઈને મિત્રો બેસી જવા માટે વિનંતી છે। તમામ મિત્રોને પોતપોતાની જગ્યા લઈ અને સ્થાન ઉપર બેસી જવા માટે નમ્ર વિનંતી। आप सबने जय श्री कृष्णा। गुजरात राज्यनी पुण्यभूमि जे बापू सरदार पटेल અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીની જન્મભૂમિ છે। એવી આ ધરતીને પ્રણામ કર્યું છે। મંચ પર ઉપસ્થિત बापू शेरनाथ जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जसवंत सिंह भाभोर जी, प्रदेश महामंत्री श्री भरत सिंह परमार जी, हमारे माननीय सांसद श्री सीआर पाटिल जी, जिलाध्यक्ष नरेश भाई पटेल जी, माननीय विधायक सीआरसी पटेल जी, माननीय विधायक मंगू भाई पटेल जी, माननीय विधायक पीयूष भाई देसाई जी, जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश भाई पटेल जी, पूर्व सांसद कांजी भाई पटेल जी, प्रभारी जिला श्री निरंजन भाई जी, और आज के इस गुजरात गौरव यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आज प्रातः काल से ही गुजरात गौरव की जिस गाथा को नजदीक से जानने सुनने के लिए उत्सुक था, इस यात्रा के माध्यम से आज जानने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और इस गौरव यात्रा के माध्यम से हम सब ने पूरे गुजरात के अंदर चल रही विकास की इन योजनाओं को बहुत नजदीक से अनुभव भी किया है। सज्जनों, गुजरात की धरती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। गुजरात की धरती लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है। और गुजरात की धरती भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई की धरती है। और गुजरात की धरती भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने वाले आदरणीय अमित भाई की धरती है। और इसलिए इस धरती को प्रणाम करने के लिए मैं विशेष रूप से इस गौरव यात्रा के माध्यम से आपके बीच आया हूं। यद्यपि गुजरात और उत्तर प्रदेश का संबंध बहुत पुराना है,
भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश की धरती से इस गुजरात की धरती में आए थे। भगवान स्वामीनारायण भी उत्तर प्रदेश की धरती से गुजरात की धरती में आए थे। भारत की सनातन परंपरा को एक मजबूती प्रदान करने के साथ साथ भारत के वर्तमान गणतंत्रात्मक स्वरूप को आज का ये वर्तमान स्वरूप प्रदान करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह धरती सचमुच देश के लिए प्रेरणादायी रही है। लेकिन देश की आजादी के बाद विकास की प्रक्रिया के साथ देश के नौजवानों, किसानों, महिलाओं और प्रत्येक तबके के लिए विकास का कार्यक्रम कैसे चलना चाहिए, राष्ट्रवाद और विकास का वह अद्भुत मेल अगर कहीं देखने को मिला है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में गुजरात की धरती से देखने को मिला और आज पूरा देश और दुनिया उसका अनुसरण करते हुए दिखाई दे रहा है। और यही देखने के लिए इसका अनुसरण हम लोग कर सकें, उत्तर प्रदेश के निवासी भी गुजरात की तर्ज पर विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सके, उसका एहसास करवाने और जो लोग यहां पर विकास के झूठे नारे देकर के मंदिरों में जाकर के ढोंग और पाखंड करने का कार्य कर रहे हैं, उनकी असलियत भी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं आज यहां उपस्थित हुआ हूं। सज्जनों, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर इस देश के अंदर आज आतंकवाद है तो वह कांग्रेस की देन है। अगर इस देश के अंदर आज नक्सलवाद है तो वह कांग्रेस की देन है। अगर इस देश के अंदर अलगाववाद है तो वह कांग्रेस की देन है। और यह कांग्रेस भ्रष्टाचार की भी जननी है। यह कांग्रेस समाज को जाति, पंथ, मत और मजहब के आधार पर बांट करके इस देश की राष्ट्रवादी राजनीति को तुष्टीकरण की भेंट करने वाली भी कांग्रेस है। ये कांग्रेस विकास की राजनीति नहीं करती। यह वो कांग्रेस है जो इशरत जहां की पैरवी भी करती है, जो एक आतंकवादी थी और गुजरात के अंदर आज बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए घुसी थी। उस इशरत जहां की समर्थक कांग्रेस है। राहुल गांधी विकास की बात कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए इनका विकास तब कहां गया था जब गुजरात भूकंप की त्रासदी झेल रहा था। इनसे पूछा जाना चाहिए जब गुजरात का एक बड़ा भूभाग बाढ़ की चपेट में आया था, उस समय राहुल गांधी इटली की यात्रा कर रहे थे, तब नानी की याद आ रही थी, तब गुजरात के लोगों की याद नहीं आ रही थी। इनसे पूछा जाना चाहिए कि आज हिंदू मंदिरों में जा करके जो पाखंड कर रहे हो, राहुल बाबा तब कहां थे जब अमेरिका के राजदूत के पास जाकर के देश के हिंदू संगठनों को, धार्मिक संगठनों को कोसने का कार्य कर रहे थे। तब कहते थे हमें जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से खतरा नहीं है, हमें तो इन धार्मिक और हिंदू संगठनों से ज्यादा खतरा लगता है। ये राहुल गांधी की टिप्पणी थी अमेरिका के राजदूत के सामने। इनकी असलियत जाननी हो तो जान लीजिए, क्योंकि आज जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम केंद्र सरकार ने आदरणीय नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में प्रारंभ की है, कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार पर जब प्रहार होगा तब भ्रष्ट लोगों का पैसा गरीब को मिलेगा, नौजवान के विकास में लगेगा, तब महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला जैसी योजनाएं चलेंगी, तब नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की संभावनाएं आगे खुलेंगी। और कांग्रेस को यही तो बुरा लगता है। कांग्रेस नहीं चाहती कि रोजगार का सृजन हो।
कांग्रेस नहीं चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था किया जाए। कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस देश की सेनाएं सीमा पर मजबूती के साथ लड़ते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दें। आप सब जानते हैं कि चीन अक्सर भारत के अंदर घुस जाता था। यूपीए सरकार में 2004 से 2014 के बीच 200 से अधिक बार चीन की सेनाएं भारत के अंदर कई किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी। ये लोग मौन बने रहे। पाकिस्तान आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था, ये लोग मौन बने रहे। लेकिन जैसे ही धोखे से हमारे कुछ सैनिकों पर पाकिस्तान ने हमला किया, उसके कुछ ही दिनों के बाद 72 सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर के पाकिस्तान के सैनिकों को ढेर करके आतंकी ठिकानों को नष्ट करके भारत के शौर्य और पराक्रम का परिचय भी अगर किसी ने दिया है तो इसी गुजरात की धरती के लाल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने दिया है। राष्ट्रीय स्वाभिमान कैसे होता है वह देखना है। राष्ट्रीय सम्मान कैसे होता है अगर ये देखना है, आदरणीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश की चल रही सरकार इसका आदर्श उदाहरण है। आज प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते हैं, राष्ट्राध्यक्ष पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करता है। लाखों की जनता दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए उतावला दिखाई देती है। ये स्वागत केवल नरेंद्र भाई का नहीं, ये स्वागत इस गुजरात की धरती का होता है, क्योंकि गुजरात की धरती ने बार बार नरेंद्र भाई को मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के अंदर मौका दिया, और गुजरात ने जो मौका दिया आज भारत की धरती उसका अनुसरण कर रही है। गुजरात की धरती से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ पूरा देश उसका अनुसरण करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्वागत अंततः देश के 125 करोड़ लोगों का स्वागत होता है। भाइयों बहनों, इसीलिए हम सब आज आपके बीच आए हैं। राहुल गांधी से पूछना चाहिए विकास किसे कहते हैं। उनके नाना परनाना प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उनके पिताजी श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। श्री नरसिम्हा राव कांग्रेस से प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। बोलते कम थे, लेकिन कब बोलना है जब नेहरू गांधी परिवार से इशारा होता था। सोनिया गांधी जी या फिर राहुल गांधी जब इशारा करते थे तब बोलते थे। लेकिन राहुल गांधी आज भी अमेठी से सांसद हैं और उनकी बगल वाली सीट से उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी सांसद हैं। मैं तो आपको ये कहने के लिए आया हूं, इनका विकास देखना हो तो अमेठी और रायबरेली में आप जाकर के देखिए। वहां पर साइकिल, एक सम्राट साइकिल के लिए इन्होंने जमीन ली। साइकिल का निर्माण करेंगे, किसानों से सस्ते में जमीन ली और उस जमीन को राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से ट्रांसफर कर दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं श्री राहुल गांधी। अभी जब हम लोग अमेठी गए, किसान इस बात की शिकायत करने के लिए आए थे। हमने कहा भी बड़ी अजीब बात है, कहीं पर रावण बाड़रा जमीन को कब्जा कर रहे हैं, कहीं राहुल गांधी जमीन को कब्जा कर रहे हैं। अब ये जमीन कब्जा करने की प्रवृत्ति अब नहीं चलेगी, हम जमीन नहीं कब्जा करने देंगे और इस तरीके से गरीबों की जमीनों पर डकैती नहीं डालने देंगे। जहां ये कार्य हम लोग वहां करने जा रहे हैं, वहीं विकास की इनके विकास को देखना है तो आप अनुमान कर लीजिए, 3-3 पीढ़ियां जिस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व की हो, उस संसदीय क्षेत्र में विकास के नाम पर आज तक जिला मुख्यालय तक नहीं बना पाए। कांग्रेस की भी सरकारें प्रदेश में थी,
और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी वहां कलेक्ट्रेट नहीं बन पाया है, जिला कलेक्टर का कार्यालय नहीं बन पाया है। कार्यालय लेके पैसा हम लोग तब दे रहे हैं जब नरेंद्र भाई के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, अमित भाई के कुशल संगठन में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित भाई ने जब उत्तर प्रदेश की बागडोर मेरे हाथों में दी कि उत्तर प्रदेश का विकास करना है, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था करनी है, तो जब हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया तो पता लगा कि अमेठी में तो अब तक जिला कलेक्टर का कार्यालय ही नहीं बना है। तब 21 करोड़ रुपए फिर हम लोगों ने पैसे जिला कलेक्ट्रेट के लिए दिए हैं। ये है विकास की यात्रा। और राहुल गांधी गुजरात के अंदर विकास की बात कर रहे हैं, बड़ी अजीब सी बात है। जिनका विकास से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं, एक कांग्रेस, जिस कांग्रेस को समाप्त करने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही थी, वह कांग्रेस महात्मा गांधी के रहते तो समाप्त नहीं हुई, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई ने शपथ ली और 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो गुजरात कांग्रेस मुक्त हो गया और यह देश भी कांग्रेस मुक्त होने की ओर अग्रसर है। मैं आपको केवल यह आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं, कांग्रेस के पास मात्र 2 लोकसभा सीट हैं। 2019 में वे 2 लोकसभा सीट भी नहीं रहेंगी। 2019 में उसमें भी सफाया हो जाएगा और यही अपील करने के लिए आया हूं। 403 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के पास मात्र 7 हैं, 7 विधानसभा सीट हैं। हम लोग ये कहने के लिए आए हैं 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस के पास वे 7 विधानसभा सीटें भी नहीं रहनी हैं। अब गुजरात से इसकी शुरुआत कर दीजिए। लोकसभा में आपने कांग्रेस का सफाया कर दिया, विधानसभा में सफाया करवा दीजिए। मुझे लगता है कि फिर महात्मा गांधी के सपनों का भारत होगा, कांग्रेस मुक्त भारत होगा। और कांग्रेस मुक्त भारत के लिए आप सबसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। ये झूठ और पाखंड के जो दूत आपके बीच में आकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आतंकवाद और नक्सलवाद के समर्थक, ये इशरत जहां के समर्थक, ये विकास विरोधी तत्व विकास का एक चोला पहन करके आपके बीच आकर के जिस तरीके से गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, इनसे सावधान होइए और इस देश को विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की इस गौरव गाथा को, जिस पर आज विकास की प्रक्रिया के तहत अगर आज देखना होता है, हमें लगता है आज से 20 साल पहले गुजरात में प्रति व्यक्ति आय मात्र 14,000 रुपये थी और आज श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात ने जो प्रगति की उसका परिणाम है कि गुजरात का प्रति व्यक्ति आय 10 गुना बढ़ी है। 1,41,000 यहां पर प्रति व्यक्ति आय है, जो देश के अंदर सर्वाधिक है। आज गुजरात विकास का एक नया मॉडल देश के लिए और दुनिया के लिए बना हुआ है और यही कारण है आज दुनिया में कहीं इलेक्शन होते हैं, वहां के नेताओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कोई एक चेहरा होता है, तो चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह फ्रांस हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह दुनिया का कोई भी देश हो, उस देश में चुनाव में एक मुद्दा बनता है कि आखिर विकास का मॉडल कैसे होना चाहिए। तो नेताओं के मुंह में एक बात आती है, जैसे भारत के अंदर नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारत विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, वैसे ही दुनिया के अंदर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी अपने देश के अंदर भी लागू करना चाहते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम सब आज यहां पर इसलिए भी आए हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात किस रूप में आपस में मिले हैं।
भगवान कृष्ण को चुननी पड़ी थी कोई धरती, तो उन्होंने चुनी गुजरात की धरती। भगवान स्वामीनारायण को चुननी थी कोई धरती, उन्होंने चुनी थी गुजरात की धरती। भगवान गोरखनाथ को चुननी थी कोई धरती, तो उन्होंने गुजरात की धरती को चुना। और आज एक बार पुनः जब विकास की प्रक्रिया के साथ उत्तर प्रदेश को कैसे बढ़ाया जाना है वह चुनने के लिए मेरे सामने अवसर आया, तो मैं भी गुजरात की धरती को चुनने के लिए आया हूं कि गुजरात का मॉडल उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हो, उत्तर प्रदेश का विकास भी उस तर्ज पर हम आगे बढ़ा सकें। इस विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात के विकास की जिस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, गुजरात के विकास की इस व्यवस्था को पूरी दुनिया देख करके लालायित है उसको अपनाने के लिए। और आज उसी तर्ज पर श्री विजय भाई रूपाणी, श्री नितिन पटेल के नेतृत्व में गुजरात विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। यह अभिनंदनीय नेतृत्व हम सबके लिए आदरणीय होना चाहिए, अभिनंदनीय होना चाहिए, स्वागत योग्य होना चाहिए। हम इसका अनुसरण करते हुए गुजरात के विकास की प्रक्रिया को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएं। इस विश्वास के साथ मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति दीपावली की शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। सर्वे